हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। कैसे हो आप सब? होप यू आर ऑल फाइन। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक दमदार सेशन आपके लिए लेके आई हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नटशेल में पढ़ने वाले हैं सभी आपके यूजीसी नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लाइक एंड शेयर कर दीजिए सबसे पहले सेशन को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लर्नर्स इस सेशन का फायदा ले सके। सो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये असल में एक्चुअली मेरी बुक में है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स उसी का क्रक्स यहाँ पर है, जो है आपको मैं आज समझाने वाली हूँ। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आती रहती हूँ। ठीक है जी। और हमारे जो फेसबुक पेज है, अगर आप वहां पर वीडियो देख रहे हैं तो इसको भी लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप साथ में अपना पेन पेपर जो भी है वो निकाल लें और अपने शॉर्ट नोट्स जो हैं वो बनाते जाएं। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जो चीज हम पढ़ते हैं दैट इज डिमांड। डिमांड का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया 1890 में। उसकी बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और डिमांड एक फ्लो कंसेप्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? एक फ्लो कंसेप्ट होता है। यहाँ पे दो चीजें होती हैं, डिमांड कब चेंज होती है और क्वांटिटी डिमांडेड कब चेंज होती है। सो डिमांड चेंज होती है ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। एक्चुअली क्वांटिटी डिमांडेड इज रिलेटेड विद द प्राइस ओनली एंड डिमांड इज रिलेटेड विद फैक्टर्स अदर देन प्राइस, सच एज इनकम, टेस्ट, प्राइस ऑफ अदर गुड्स एक्सेट्रा। ठीक है, सो डिमांड अभी आगे जाके इसको और हम पढ़ेंगे स्लॉप एंड शिफ्टिंग वाले कंसेप्ट से। ठीक है, सो दिस इज अ लॉ ऑफ डिमांड, अल्फ्रेड मार्शल ने जो दिया है। इट स्टेट्स दैट कि प्राइस एंड डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है। अदर थिंग्स को कांस्टेंट रख के चलते हैं। अदर थिंग्स को हम सेटिरस पैराबस के नाम से भी जानते हैं, एज यू नो। ठीक है जी, ये है आपका डिमांड कर्व। और ये डिमांड कर्व आपका नॉर्मल गुड्स के केस में होता है, गिवन गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स के केस में ये नहीं होता, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। सो डिमांड कर्व की डाउनवर्ड स्लोप होने के दो मुख्य कारण ये यहाँ पर रहते हैं, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, इनकम इफेक्ट, जब किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो एज यू नो प्राइस बढ़ने से हमारी रियल इनकम कम हो जाती है, प्राइस कम होने से हमारी रियल इनकम बढ़ जाती है। So when the price of a commodity decreases, the real income of the consumer increases. So therefore demand of the particular कमोडिटी इंक्रीजेस। ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको प्लस वाले कोर्सेज में बहुत डिटेल में समझाए हुए हैं। एंड दूसरा रीजन होता है इसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब किसी गुड का प्राइस कम होता है तो वो गुड दूसरे अपने सब्स्टिट्यूट्स के कंपैरिजन ज्यादा चीप हो जाता है, सस्ता हो जाता है। सो दैट्स व्हाई इस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे कि वेबलन इफेक्ट, जिसको हम कंस्पिशियस कंजम्पशन के नाम से जानते हैं, कि जब हम कहते हैं कि इस कमोडिटी की डिमांड इसलिए ज्यादा है बिकॉज इसकी प्रेस्टीज वैल्यू ज्यादा है। मैंने रेंज रोवर की गाड़ी इसलिए खरीदी क्योंकि वो ऑब्वियसली महंगी है, प्रेस्टीज वैल्यू है। रेंज रोवर की शायद उतनी डिमांड ही ना होती कि अगर उसकी इतनी प्रेस्टीज हाई सोसाइटल वैल्यू ना होती तो, है ना। तो यहाँ पर ये है कि ये एक्सेप्शनल केसेस में कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिस पर प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, कम नहीं होती। ठीक है, तो वेबलन गुड्स के केस में प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी, कम नहीं होगी। सेम इन द केस ऑफ गिफन गुड्स। तो रॉबर्ट गिफन जो है वो भी कहता है कि जो पॉजिटिव रिलेशन रहता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में, गिफन गुड्स वो गुड्स होते हैं, यू कैन से जो चीपेस्ट गुड्स होते हैं। तो इन गुड्स का जब प्राइस बढ़ता है तो इनकी डिमांड बढ़ती है। यू कैन से कि गिफन गुड्स के केस में जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो नेगेटिवली स्लोपिंग होता है, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसके अलावा बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर रहे हैं कमोडिटीज की क्योंकि दूसरे भी डिमांड कर रहे हैं। स्नॉब इफेक्ट क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर रहे हैं कमोडिटीज की क्योंकि कोई और नहीं कर रहा, रेयर है इसलिए। इसमें रेयर आ जाता है, इसमें सभी कर रहे हैं इसलिए। सो इन्फीरियर एंड गिफन गुड्स में डिफरेंस क्या होता है। सो यहाँ पर एक आपको भी डायग्राम एक बनाऊंगी, वहां पर इसका डिफरेंस मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। गिफन गुड्स आर जस्ट ए पार्ट ऑफ इन्फीरियर गुड्स। यू कैन से जो गिफन गुड्स होते हैं ना, these are the inferior goods and giffen goods are just the part of inferior goods। ठीक है, सो जो गिफन गुड्स होते हैं वो inferior goods का एक जस्ट पार्ट होते हैं। सो यू कैन से कि जो सारे गिफन गुड्स होते हैं वो inferior तो होते हैं, बट सारे inferior जो है वो गिफन गुड्स नहीं होते।
सो अभी आगे जाके भी इसका एक डायग्राम आएगा। सो गिवन गुड्स डिमांड गोज अप विद द राइज इन प्राइस, दैट मीन्स जो गिवन गुड्स होते हैं इसमें क्या होता है, हमारा प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है, इन्फीरियर गुड्स में प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है। एंड गिवन गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स दोनों के केस में इनकम इफेक्ट हमारा नेगेटिव ही रहता है। नॉर्मल गुड की बात करें तो नॉर्मल गुड के केस में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है एंड प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है। ये आपको सारी चीजें रटनी चाहिए कि इसमें क्या इफेक्ट कैसा होता है, ठीक है। सो आगे दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब डिमांड में इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है तो उसको हम शिफ्टिंग इन डिमांड बोलते हैं। शिफ्टिंग इन डिमांड, जैसे कि इस तरह से, दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ डिमांड। और शिफ्टिंग इन डिमांड हमेशा होती है फैक्टर्स अदर देन प्राइस, इसमें इनकम ऑफ द कंज्यूमर, रिलेटेड गुड्स के प्राइस, ये सब चीजें आती हैं। बट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है जब प्राइस में चेंज आने के कारण डिमांड कम हुई या बढ़ी, तो वो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन वाला कंसेप्ट जाता है, जिसका कारण प्राइस होता है और इंक्रीज डिक्रीज कारण फैक्टर्स अदर देन प्राइस, इसमें शिफ्टिंग होती है, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन में मूवमेंट होती है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इनवर्स डिमांड फंक्शन एंड डिमांड फंक्शन पता होना चाहिए। डिमांड फंक्शन, डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस। इनवर्स डिमांड फंक्शन, प्राइस इज ए फंक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। सो इसके अलावा आपका इंपॉर्टेंट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्सटीट्यूशन गुड्स जो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, जैसे टी एंड कॉफी एक दूसरे के सब्सटीट्यूट्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पूरी तरह से इंटरडिपेंडेंट है, जैसे कार एंड पेट्रोल। तो जो सब्सटीट्यूट्स गुड होते हैं उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव रहती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव रहती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो भूलना नहीं है ये, ठीक है। हाँ, तो आप एक चीज देख लीजिए यहाँ पर, जस्ट रुकिए, ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की बात कर रहे हैं। सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है कि अगर एक गुड का प्राइस इंक्रीज होता है तो जो उसका सब्सटीट्यूट होता है उसकी डिमांड इंक्रीज होती है। बट कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में क्या होता है, अगर एक गुड का प्राइस इंक्रीज होता है तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है उसकी डिमांड डिक्रीज होती है, ठीक है। ये नेगेटिव रिलेशन आ गया, ये पॉजिटिव रिलेशन आ गया, तो ये चीज देखना। और क्रॉस इलास्टिसिटी, that's why we are saying positive and cross elasticity of demand is negative in case of complementary goods, ठीक है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट मार्शल ने दिया है। सो दिस इज अ फार्मूला ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आया, और इस फार्मूले के साथ माइनस जरूर लगता है, दैट इंडिकेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप। ये फटाफट से डिग्रीज देख लीजिए, यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है क्योंकि क्वांटिटी में कम चेंज आ रहा है, ग्रेटर देन 1 क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आ रहा है, इक्वल टू 1 बराबर चेंज आ रहा है। जब क्वांटिटी में इनफाइनाइट चेंज आ रहा है, प्राइस सेम रह रहा है, सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफिनिटी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 कब है, जब क्वांटिटी में बिल्कुल चेंज नहीं आ रहा। इसी तरह से इसके मेजरमेंट के मेथड्स हैं, प्रोपोर्शनेट मेथड, पॉइंट इलास्टिसिटी, लोअर और अपर सेगमेंट, ये वाला हम मेथड करते हैं, बहुत बार ये चीज आपको समझाई हुई है ना। लोअर सेगमेंट एन पर निकालनी है तो एनपी ओवर एनएल, एम पर निकालनी है तो एमपी ओवर एमएल। इस तरह से देखिए, अगर मुझे एम पर इलास्टिसिटी निकालनी है तो एमपी ओवर एमएल, तो एमपी ज्यादा है ना एमएल से, दैट मीन्स इलास्टिसिटी वुड बी ग्रेटर देन 1। इसी तरह से अगर आपको ओ पर निकालनी है, ओ पर, तो इट विल बी ओपी ओवर ओएल। ओपी छोटा है, ओएल बड़ा, सो इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1 एट दिस पॉइंट, ठीक है। सो सारे पॉइंट्स इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। आर्क इलास्टिसिटी डिमांड का ये वाला फार्मूला रहता है, डेल्टा Q1 ओवर Q1 प्लस Q2 मल्टीप्लाई बाय P1 प्लस P2 डिवाइड बाय डेल्टा P, ठीक है। सो रेवेन्यू मेथड, इससे डायरेक्ट फार्मूला क्वेश्चन आ जाता है, AR ओवर AR माइनस MR। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड दैट इज प्रोपाउंडेड बाय मार्शल। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहता है, जब इफ देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड एक्सपेंडिचर, if there is inverse relationship between price and expenditure, elasticity will be greater. If there is positive relation between price and expenditure, elasticity will be less than 1. And अगर प्राइस में चेंज आने से एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है तो इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1।
ये आपको पता होना चाहिए। फिर आ गया आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जस्ट प्राइस की जगह पर हम इनकम का फैक्टर कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि इनकम में चेंज आने से डिमांड में कितना बदलाव आता है। नॉर्मल गुड के केस में इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 0 रहती है। इन्फीरियर गुड के केस में इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1 रहती है। लग्जरियस गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 रहती है। नेसेसिटी गुड्स के केस में 0 to 1 बीच में लाई होती है। सब चीजें मैंने डिटेल में आपको प्लस कोर्सेज में समझाई हुई हैं, हम यहाँ पे सिर्फ नटशेल में बात कर रहे हैं। सो एंजल कर्व, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर मैं बात करूं एंजल कर्व, जब आपका जो रिलेशनशिप नॉर्मल गुड रहता है, नॉर्मल गुड, द नॉर्मल गुड के केस में ये आपका पॉजिटिव स्लोपिंग एंजल कर्व रहता है। बट अगर इन्फीरियर गुड हो तो ये एंजल कर्व आपका नेगेटिवली स्लोप, क्योंकि इन्फीरियर गुड में जो आपका इनकम बढ़ने से डिमांड कम होती है, हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है। सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस किसी और गुड का चेंज हुआ और डिमांड किसी और की। ठीक है। चेंज इन प्राइस ऑफ द वाई कमोडिटी व्हाट विल बी हैव इफेक्ट ऑन द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव रहती है, कॉम्प्लीमेंट्स के केस में नेगेटिव रहती है, अनरिलेटेड गुड्स है तो 0 रहती है। फिर आ गया इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फार्मूला, याद रख लीजिए। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एक्स ओवर डेल्टा वाई डिवाइड बाय क्यू एक्स ओवर क्यू वाई मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय चेंज इन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई। सो अगर गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट रहता है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इनफिनिटी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 0 रहता है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी 0 रहती है। डिफरेंस इन स्लोप एंड इलास्टिसिटी पर मेरी एक अलग वीडियो है, यू कैन वॉच दैट वीडियो। इसी चैनल पर थोड़े दिन पहले ही मैंने अपलोड की थी, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो। वैसे थोड़ा सा बता देती हूँ, जो स्लोप होता है वो इलास्टिसिटी के बिल्कुल उल्टा होता है। अगर इलास्टिसिटी ज्यादा है तो स्लोप कम होगा। ठीक है। इलास्टिसिटी, दिस इज मोर इलास्टिक कर्व, दिस इज लेस इलास्टिक कर्व। ठीक है। जितना ज्यादा फ्लैटर होगा उतना ज्यादा इलास्टिक है, जितना ज्यादा स्टीपर है उतना कम इलास्टिक है। और जब ज्यादा इलास्टिक है तो स्लोप कम है, कम इलास्टिक है तो स्लोप ज्यादा है। ठीक है। सो डिटेल में वो वीडियो देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया, बट इन दैट वीडियो आई विल नॉट सॉल्व यू द न्यूमेरिकल बिकॉज इट इज नटशेल। यू कैन वॉच माई प्लस कोर्सेज फॉर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज कंसेप्ट्स। बात करते हैं मार्शलियन अप्रोच की। यूटिलिटी का कंसेप्ट सबसे पहले बेंथम ने दिया था, जेवंस ने दिया। ठीक है। सो अजम्पशंस कार्डिनल यूटिलिटी की क्या रहती है कि यूटिलिटी कार्डिनल है, हम उसे नंबर्स की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 इस फॉर्म में। ठीक है। और कंज्यूमर जो है वो रैशनल रहता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट रहती है, और यूटिलिटीज जो है यहाँ पर वो इंडिपेंडेंट रहती हैं। यूटिलिटीज आर इंडिपेंडेंट। सो टोटल यूटिलिटी का मतलब आई थिंक आप सबको पता है, इसमें कोई वो समझाने की इतनी बात नहीं है, जरूरत नहीं है। सो टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ये है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। सो बड़ा ही सिंपल सा ये लॉ की डिस्क्रिप्शन है कि जब हम एक कमोडिटी को ज्यादा से कंज्यूम करते रहते हैं तो एक दिन आता है जब उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। अगर आपका एप्पल जो है वो फेवरेट फ्रूट है, एक एप्पल खाएंगे यूटिलिटी मिलेगी, दूसरा खाएंगे यूटिलिटी बढ़ेगी, तीसरा खाएंगे यूटिलिटी बढ़ेगी, बट एक 6वां 7वां 8वां खाएंगे तो यूटिलिटी आपकी कम होनी शुरू हो जाएगी, डिमिनिश होनी शुरू हो जाएगी। तो टोटल यूटिलिटी यहाँ पे डिमिनिश हो रही है। तो ये डायग्राम आपको नजर आ रही है यहाँ पर। यहाँ पे आपको 1-2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि जब हमारा यहाँ पे कि जब हमारा टोटल यूटिलिटी ये देखिए यहाँ पे बढ़ रही है तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम हो रही है। जब आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। जब टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन हुई तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव बन गई। ये रिलेशनशिप से क्वेश्चंस आपको आते हैं, डिटेल में लॉ समझना है तो यू कैन वॉच माई प्लस क्लासेस। ठीक है। सो फिर इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आता है। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के केस में आपको इक्विलिब्रियम पूछा जाता है। अगर सिंगल गुड है तो इट विल बी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर पी एक्स। ठीक है। एंड अगर सेवरल कमोडिटीज हैं
तो इट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर पी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी वाई ओवर पी वाई। सो सेवरल गुड्स के केस में ये इक्विलिब्रियम रहता है। फिर उसके बाद आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एज यू नाउ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जब कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को इस तरह से स्पेंड करता है कि वो उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज करने की टेंडेंसी नहीं होती यहाँ पर। सो जो मार्शलियन का एनालिसिस है कार्डिनल यूटिलिटी का, जिसमें हम ये दो लॉस पढ़ते हैं, इसमें इसने कहा है कि यूटिलिटी जो है वो कार्डिनल है, बट ये क्रिटिज्म है क्योंकि यूटिलिटी कभी भी कार्डिनल नहीं हो सकती, क्योंकि यूटिलिटी को हम 1 2 3 नंबर्स में मेजर कर ही नहीं सकते। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट कभी नहीं रह सकती। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक पुअर पर्सन की एमयूएम ज्यादा होती है, एक रिच पर्सन की एमयूएम कम होती है, क्योंकि पुअर पर्सन को अगर आप 1000 रुपए का नोट दें सो ही विल बी मोर सेटिस्फाइड देन द रिच पर्सन, सो दैट्स व्हाई एमयूएम ऑफ पुअर इज मोर देन द एमयूएम ऑफ रिच। और मार्शल ने यहाँ पर ये भी क्रिटिसिज्म है, उसने इनकम इफेक्ट इग्नोर किया, गिफन पैराडॉक्स भी एक्सप्लेन नहीं किया, और ये उसने एक अजम्पशन ली थी कि यूटिलिटीज इंडिपेंडेंट है, जबकि एक्चुअल लाइफ में यूटिलिटीज कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। अगर मैंने 1 घंटा पहले चाय पी है तो मेरा कॉफी पीने का मन नहीं करेगा, दैट मीन्स द कॉफी की कंजम्पशन मेरी कहीं ना कहीं टी की कंजम्पशन पर डिपेंड कर रही है। सो दैट मीन्स यूटिलिटीज इंटरडिपेंडेंट होती हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होती। ठीक है, तो ये assumptions एक बार दोबारा से देख लीजिए, इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर रैशनल, एमयूएम कांस्टेंट एंड यूटिलिटीज आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलो सो अगला हमारा आता है इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट ऑर्डिनल यूटिलिटी का, जो कि हिक्स ने दिया है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे पहले मार्शल ने दी कार्डिनल यूटिलिटी, हिक्स ने दी ऑर्डिनल यूटिलिटी, आगे सैमुअलसन देगा रिवील्ड प्रेफरेंस। सो ऑर्डिनल अप्रोच में वो कहता है कि जो यूटिलिटीज है वो मेजर नहीं हो सकती, रैंक कर सकते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब होता है जिस यूटिलिटी को हम रैंक कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। बाकी इसमें वो कहता है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिश होता है। उसने कहा था मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है, इसने कहा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश होता है। और ये सिद्धांत पूरी तरह से वीक ऑर्डरिंग के बेस पे है। क्या होता है वीक ऑर्डरिंग, इसमें समझाती हूँ मैं अभी आपको। कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस ट्रांजिटिव हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव का मतलब रहता है कि अगर कंज्यूमर ने ए को प्रेफर किया बी से, बी को सी से, तो वो ए को सी से करेगा ही। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिटिव। सो ये आपका इंडिफरेंस कर्व बन गया, लोकस ऑफ द पॉइंट्स आएगा यहाँ, राइट हियर, लोकस ऑफ द पॉइंट्स विच यील्ड सेम यूटिलिटी टू द कंज्यूमर। सो ये सारे कॉम्बिनेशंस जो है ना ए बी सी, सेम समान यूटिलिटी दे रहे हैं, सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं कंज्यूमर को, दैट्स वाई ही इज इनडिफरेंट बिटवीन दीज पॉइंट्स। दैट्स वाई हम कहते हैं कि यहाँ पे वीक ऑर्डरिंग है, क्योंकि वो इनडिफरेंट है इन सभी पॉइंट्स में। ठीक है, ही हैव टू चूज वन पॉइंट, बट उसको इस पर भी सेम यूटिलिटी मिल रही है, इस पर भी सेम मिल रही है, इस पर भी सेम मिल रही है, तो वो इनडिफरेंट है इन तीनों पॉइंट्स में। दैट्स वाई वो अपनी कॉम्बिनेशन को लेके पूरा वो श्योर नहीं है, वीक ऑर्डरिंग यहाँ पे, इसलिए हम बोलते हैं। सो इंडिफरेंस मैप, अगर हम एक इंडिफरेंस कर्व की डायग्राम बनाते हैं तो उसमें काफी सारे इंडिफरेंस कर्व्स बना देते हैं। सो ये आपका इंडिफरेंस मैप बन जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इंडिफरेंस कर्व्स की? डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, ओरिजिन से कन्वेक्स रहता है, दो इंडिफरेंस कर्व कभी कट नहीं कर सकते, और हायर इंडिफरेंस कर्व दैट मींस हायर सेटिस्फेक्शन। और दो इंडिफरेंस कर्व जरूरी नहीं है कि पैरेलल भी हो। ठीक है, ये भी याद रखिए, नॉट नेसेसरी कि वो पैरेलल भी हो। सो जो इंडिफरेंस कर्व की कन्वेक्स शेप होती है ये रिप्रेजेंट करती है डिमिनिशिंग एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश्ड। इसका क्या मतलब होता है कि जब मैंने अभी समझाया था, एक कमोडिटी को हद से ज्यादा लेने लग जाते हैं तो उससे मिलने वाली एडिशनल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो हमारी कम होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5, आई एम सेइंग 10 15 17 18, तो यहां से यूटिलिटी तो बढ़ रही है टोटल, बट मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है। क्यों? 5 का इंक्रीमेंट आया, 2 का इंक्रीमेंट आया, 1 का आया, 0 को आया। दिस मीन्स ओवर मार्जिनल यूटिलिटी इज डिमिनिशिंग। ठीक है, सो जब हम एक यूनिट को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है हमारी
वो इस तरह से डिमिनिश होनी शुरू हो जाती है। सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई कुछ नहीं होता है, इसका फॉर्मूला यही होता है, दैट इज एम यू एक्स ओवर एम यू वाई। ठीक है, सो MRS is amount of y that will be given up to obtain each additional unit of x। और MRS जो है वो हमारा डिक्रीज करता है, क्यों? क्योंकि जो वांट ऑफ द गुड सेटिएबल होती है, तो जब हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो हमारी यूटिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है। सो ये यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है। सब्सटीट्यूट्स के केस में इंडिफरेंस कर्व आपका इस शेप का बनता है, इट इज पॉजिटिवली लीनियर, इसका जो है ये रिलेशनशिप इस तरह से बनता है। परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स हैं अगर, तो अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं तो ये राइट एंगल की फॉर्म में बनेगा। इसके अलावा बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट कैन बी परचेज्ड। अगर कंज्यूमर अपनी सारी मनी इनकम स्पेंड कर देता है तो जो भी कॉम्बिनेशंस गुड एक्स एंड गुड वाई के परचेज हो सकते हैं वो बजट लाइन से शो होता है। ठीक है, जब इनकम लेवल बढ़ेगी तो बजट लाइन आगे की तरफ जाएगी, जब इनकम कम होगी तो बजट लाइन पीछे की तरफ आएगी। बट प्राइजेस वाला थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, प्राइजेस में उल्टा होता है। जब कमोडिटी का प्राइस कम होगा तो प्राइस लाइन इस तरह नीचे की तरफ से आगे जाएगी। मान लीजिए एक्स कमोडिटी का प्राइस कम होता है, एक्स कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो एक्स वाली साइड से प्राइस लाइन आगे जाएगी, क्योंकि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है। दैट्स वाई ये उल्टा रिलेशन होता है आपका, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, और अगर y के केस में है तो y के केस में भी यहाँ पे क्या हुआ है, y का प्राइस कम हुआ है और y की तरफ से प्राइस लाइन आगे बढ़ी है। ठीक है, सो ये आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, जहां पर हमारी बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच करते हैं, ई पर हमारा इक्विलिब्रियम आ गया। So these are the first and second order condition. First order condition MRS XY is equal to PX over PY and second order condition क्या है कि टेंजेंसी के पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स MRS फैलिंग। कन्वेक्स होने का क्या मतलब है? IC कि हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिमिनिश होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमको करने हैं। ये एंजल कर्व मैंने बताया था आपको, नेसेसिटीज के केस में या जो नॉर्मल गुड्स के केस में पॉजिटिव रिलेशन इसका रहता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से चीज समझिए, नॉर्मल गुड के केस में प्राइस इफेक्ट नेगेटिव, इंफीरियर गुड के केस में भी नेगेटिव, बट गिवन गुड के केस में पॉजिटिव। इंफीरियर गुड के केस में हमारा इनकम इफेक्ट लेस स्ट्रॉन्गर होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से, गिवन गुड के केस में इनकम इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से। और इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड में पॉजिटिव रहता है, इंफीरियर में और गिवन में दोनों में नेगेटिव। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हमेशा तीनों में नेगेटिव ही रहता है। आगे आता है आपका कंपनसेटेड डिमांड कर्व। जब हम ऑर्डिनरी डिमांड कर्व की बात करते थे तो उसमें मनी इनकम कांस्टेंट रखते थे, कंपनसेटेड डिमांड कर्व में रियल इनकम कांस्टेंट रखते हैं। और कंपनसेटेड डिमांड कर्व इनकम इफेक्ट को कंसीडर नहीं करता, सिर्फ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को कंसीडर करता है। तो यहाँ पे कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम के दो मेथड्स आते हैं, एक हिक्स ने ये अप्रोच दी है, एक स्लस्टकी ने दी है। ये हिक्स वाली अप्रोच है, हिक्स ने दिया है कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम का मेथड। तो ये सारी चीजें मैंने आपको एक अलग वीडियो में बहुत डिटेल में समझाई हुई है, यू कैन वॉच दैट वीडियो। बस एक चीज याद रख लीजिए, हिक्स ने कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम वाला कंसेप्ट दिया है, इसमें उसने कंज्यूमर को सेम इंडिफरेंस कर्व पर रखा है, बट कॉस्ट डिफरेंस अप्रोच स्लट्सकी ने दी है, इसमें दो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व्स कंज्यूमर के बनते हैं। यहाँ पर एक नजर आ रहा है ये वाला आपको, यहाँ पे ये वाले दो कर्व्स बनते हैं। अलग वीडियो है, यू कैन वॉच कंप्लीट कंसेप्ट फ्रॉम दिस वीडियो। इस अप्रोच का रिजल्ट ये निकलकर सामने आता है कि प्राइस इफेक्ट इज ऑलवेज द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटीट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट, इसका कॉम्बिनेशन ही रहता है। सो इसकी डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब पर है, वो आप देख सकते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है ये सारा आपको। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी सैमुअल्सन ने दिया है, इकोनॉमिस्ट का नाम याद रखना। सो इसमें स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग होती है, जैसे इंडिफरेंस कर्व में वीक ऑर्डरिंग थी, इसमें कंज्यूमर पूरा मतलब डट के रहता है कि मुझे इसी पॉइंट पर कंज्यूम करना है, इंडिफरेंट नहीं बनता। कंसिस्टेंसी ऑन ट्रांजिटिविटी भी इसमें होती है। ये थोड़ा सा देख लीजिए, अगर कंज्यूमर रिस्क एवर्स है तो उसकी MUM जो है वो डिमिनिश होती है, रिस्क लवर है तो उसकी MUM बढ़ती है, रिस्क न्यूट्रल है तो उसकी MUM कांस्टेंट रहती है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन के दो लॉज आते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल।
वेरिएबल प्रपोर्शन वाला शॉर्ट रन लॉ है जिसको हम रिटर्न्स टू फैक्टर भी बोलते हैं। इसमें एक फैक्टर वेरिएबल होता है और बाकी सभी कांस्टेंट होते हैं। सो इसकी डायग्राम एक बार देख लीजिए। जब आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी आपका यहाँ पर ये बढ़ रहा है, ये देखिए बढ़ रहा है यहाँ पे थोड़ा सा, और एपी भी बढ़ रहा है, एपी भी बढ़ रहा है। जब आपका टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट आपका जीरो हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट डिमिनिश हो रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। और जब एमपी एंड एपी एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना तो एपी मैक्सिमम है अपना। देखिए यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, सबसे पहला स्टेज जो है एमपी भी इंक्रीज हो रहा है, अपने मैक्सिमम पर पहुंच के डिक्रीज होता है। ठीक है, ये स्टेज वहां पे एंड होती है जहां पे एपी मैक्सिमम पर पहुंच जाता है अपने। तो यू कैन, यहाँ पे सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन है। और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर कब आते हैं? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर जब एपी एंड एमपी दोनों डिक्लाइन होने शुरू हो जाते हैं और एमपी अपने जीरो यहाँ पर पहुंच जाता है और टीपी जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। और इस स्टेज को हम बेस्ट स्टेज बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर वाली, क्योंकि इसमें हमारा टीपी मैक्सिमम हो गया है और एमपी हमारा जीरो और टीपी मैक्सिमम हो गया, तो सेकंड स्टेज इज द बेस्ट स्टेज। थर्ड स्टेज नेगेटिव रिटर्न्स, इसमें जो है टीपी हमारा गिरना शुरू हो जाता है और एमपी हमारा नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, जब एपी एंड एमपी दोनों बढ़ रहे थे तो एमपी के बढ़ने की रफ्तार ज्यादा थी। जब एपी एंड एमपी दोनों डिक्लाइन कर रहे हैं तो एमपी के डिक्लाइन होने की रफ्तार ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह से रिटर्न्स टू स्केल में क्या रहता है, तीन होते हैं। एक होता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, दैट मीन जितने इनपुट्स में चेंज आया उतना ही आउटपुट में चेंज आया। तो इसमें जो इसोक्वेंट्स कर्व है हमारे वो इक्वी डिस्टेंट रहते हैं। फिर होता है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इसमें ये जो डिफरेंस है इसोक्वेंट कर्व में ये बढ़ता रहता है। इसमें है कि जितना हमारा इनपुट में चेंज आ रहा है आउटपुट में उससे चेंज इन प्रपोर्शन ऑफ इनपुट्स, हाँ आउटपुट में उससे कम चेंज आ रहा है। दैट मीन्स हमारे इनपुट ज्यादा लग रहे हैं और आउटपुट हमारा कम लग रहा है। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में चेंज इन प्रपोर्शन ऑफ इनपुट्स इज ग्रेटर, दैट मीन्स इनपुट्स हमारे ज्यादा लग रहे हैं और आउटपुट्स में प्रपोर्शनेट चेंज कम आ रहा है। और इसमें इसोक्वेंट्स में डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। और ये डिटेल में कंसेप्ट समझना है तो मेरी पुरानी वीडियोस आप देख सकते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में आप देख सकते हैं कि इनपुट में चेंज कम होता है और आउटपुट में चेंज ज्यादा होता है और इसमें इसोक्वेंट का डिफरेंस डिक्लाइन होता है। क्यों डिक्लाइन होता है? यू कैन वॉच माय डिटेल वीडियोस फॉर दिस। ठीक है, इसोक्वेंट क्या होते हैं? जैसे इन डिफरेंस कर्व कंजम्पशन साइड से थे, इसोक्वेंट प्रोडक्शन साइड से हैं। सो दे आर द लोकस ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स प्रोड्यूसिंग द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे कि ये तो कैपिटल एंड लेबर की सेम क्वांटिटी लगाकर, सेम यूनिट्स लगाकर मैं कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हूँ। ठीक है, सेम। अब जैसे कि यहाँ पर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ मैं, इतना कैपिटल इतना लेबर लगा के, इतना कैपिटल इतना लेबर, ये 100 यहाँ पे। ठीक है, सो कितने अलग अलग अमाउंट्स इन दोनों की लगा के मैं सेम आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हूँ। ये चीज यहाँ पे हम देखते हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कन्वेक्स टू रीजन है, दो इसोक्वेंट्स कट नहीं कर सकते। हायर इसोक्वेंट दैट मीन्स हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। और इसोक्वेंट्स का स्लोप मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होता है। इन डिफरेंस कर्व का स्लोप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। और इसके अलावा आपका यहाँ पर कोप डुगला प्रोडक्शन फंक्शन पर चलते हैं। इट इज ए लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन विद कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1 एंड ये फॉर्म होती है इसकी Q इज इक्वल टू A लेबर अल्फा कैपिटल बीटा and A tells output elasticity of labor and B tells output elasticity of capital. Linear homogeneous production function है, constant returns to scale, diminishing returns है each factor का। coefficients क्या represent? coefficient जो अल्फा बीटा अभी मैंने करवाए, that represent output elasticity of input. elasticity of substitution unity रहती है इसकी। सेस प्रोडक्शन फंक्शन किसने दिया? एरो मिनहास चेनरी सोलो ने। ये इसकी फॉर्म रहती है सेस प्रोडक्शन फंक्शन की। इसमें आपको पैरामीटर्स का पता होना चाहिए। ये गामा टेक्निकल एफिशिएंसी का पैरामीटर है, अल्फा डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर और बीटा जो है सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर है। और इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1/1 प्लस बीटा रहती है। ठीक है, सो रिज लाइन से क्वेश्चंस आ जाता है। रिज लाइंस बहुत डिटेल्ड में मैंने आपको प्लस लेक्चर्स में समझाई हुई हैं। दे आर द लोकस ऑफ पॉइंट्स वेयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एटलीस्ट वन फैक्टर इज 0।
तो यहाँ पे ये बनी हुई है डायग्राम, ये दोनों रिज लाइंस हैं ए एंड बी, इसके बीच वाला जो पोर्शन है ना ये इकोनॉमिक प्रोडक्शन का पोर्शन है, दैट मीन्स यहाँ पर ही हमको प्रोडक्शन करनी चाहिए, तभी एफिशिएंट होगी, लाइंस के बाहर हमको प्रोडक्शन नहीं करनी, ठीक है। ये रिज लाइंस एरिया बताती हैं जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन एफिशिएंसी वाला एरिया है हमारा, ठीक है। सो डिटेल में जाने के लिए पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे अगर मुझे सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म की बात करूं तो इक्विवेलेंट का कंसेप्ट आता है, बट अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट होता है तो यहाँ पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात आती है। दिस इज माय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का स्लोप होता है मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, एंड इसके कॉरेस्पॉन्ड्स क्या होती है, इसो रेवेन्यू लाइन। इसो रेवेन्यू लाइन का स्लोप होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स ओवर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई। यहाँ पे लिखा होगा, एक मिनट, ये लिखा हुआ है, स्लोप ऑफ पीपीसी is equal to marginal rate of product transformation and slope of इस revenue line is mcx over mcy, इक्विलिब्रियम ये आ गया, ठीक है। इस केस में पीपीसी के केस में ये आपका इक्विलिब्रियम रहता है, और ये इक्विलिब्रियम आपका इक्विवेलेंट के केस में है। ये देखिए मैं आपको अभी ये तीनों चीजें बता देती हूँ। सिंगल प्रोडक्ट की बात करूं तो इट विल बी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एल ओवर प्राइस ऑफ के, ठीक है। मल्टी प्रोडक्ट फॉर्म की बात करूं तो इट विल बी मार्जिनल, अभी हमने जो किया था, रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, और इसमें याद रखिएगा मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में गुड्स आते हैं, इनपुट्स नहीं आते। एक्स एंड वाई विल इक्वल टू एम सी एक्स ओवर एम सी वाई, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट आपका पीपीसी में आता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में आता है, ठीक है। सो ये मल्टी प्रोडक्ट फॉर्म के केस में इक्विलिब्रियम है, और ये सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म के, और इस इनडिफरेंस कर्व वाला तो मैंने आपको बता ही दिया था। एंड दिस इज एक्सपेंशन पाथ, इट इज अ फोकस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ रेवेन्यू, फोकस नहीं है लोकस है, यहाँ पे एल कर लीजिए, ठीक है, इट इज एल। सो लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, इसको हम स्केल लाइन भी बोलते हैं। यहाँ पर मैंने किया क्या है, इक्विवेलेंट कर्व्स एंड जो इसो कोस्ट लाइंस हैं उनके टेंजेंसी पॉइंट्स को कंबाइन करके मैंने एक्सपेंशन पाथ बनाया। ये न्यूमेरिकल्स हैं, ये अलग वीडियो में आप देख सकते हैं प्लस वाली क्लासेस में मेरी। और अभी हम चलते हैं कॉस्ट कर्व्स की तरफ। तो आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हॉरिजॉन्टल बनता है, एंड टोटल कॉस्ट जो है आपका वो जीरो से थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है, बिकॉज टोटल कॉस्ट में हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर देते हैं, ठीक है। एवरेज कॉस्ट जो है आपका यू शेप्ड बनता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उसके नीचे आता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट से काफी क्वेश्चंस आते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, किसी एक्सिस को टच नहीं करता, ना ही इसका कोई मिनिमम पॉइंट होता है। एमसी कर्व भी आपका यू शेप्ड होता है, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन एमसी एंड एसी। जब एसी फेल हो रहा है एमसी भी फेल हो रहा है, बट एमसी जो है इज फेलिंग मोर देन द, मतलब एमसी के फेलिंग की स्पीड एसी से ज्यादा है, और ऐसे ही जब एमसी एंड एसी दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो एमसी के इंक्रीज होने की स्पीड भी एसी से ज्यादा है, और जब एमसी एसी कट कर रहे हैं उस पॉइंट पर एमसी एंड एसी इक्वल है और एसी मिनिमम है, ठीक है। तो ये आपका बन गया एनवेलप कर्व, जिसमें हम काफ़ी सारे शॉर्ट रन कर्व्स को जोड़कर एक लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व बनाते हैं। सिर्फ सेंटर पॉइंट पर ही ये मिनिमम पॉइंट पे टच होता है, और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ सो दिस इज योर एक्सेस कैपेसिटी, क्योंकि वो अपने मिनिमम पॉइंट पे नहीं ना टेंजेंट हो रहा, मिनिमम से पहले पॉइंट पे टेंजेंट हो रहा है, ये एक्सेस कैपेसिटी रिप्रेजेंट हो रही है, और यहाँ पे ओवर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी रिप्रेजेंट हो रही है क्योंकि वो मिनिमम पॉइंट के बाद टेंजेंट हो रहा है, ठीक है जी। तो इसको हम प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं। ये एल शेप्ड कर्व आ गया आपका, एल शेप्ड कर्व देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि हम कॉस्ट को इंक्रीज करने को पोस्टपोन कर लेते हैं, दैट मीन्स कॉस्ट हमारी कम तो हो रही है बट इंक्रीज नहीं हो रही। क्यों नहीं इंक्रीज हो रही? बिकॉज द फर्म्स एंजॉयज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और बाय लर्निंग उनको एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमको कैसी टेक्नोलॉजी यूज करनी है कि हम अपनी कॉस्ट को बढ़ने से रोक पाए, ठीक है। तो ये चीज इसमें रहती है। और लर्न कर्व जो है ये किनेथ हैरो ने दिया लर्निंग कर्व, जिसमें वो बोलता है कि बाय एक्सपीरियंस फर्म लर्न कर लेते हैं बाय लर्निंग बाय डूइंग से।
ये आपका टी आर एम आर कर्व्स है, इनमें रिलेशनशिप है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जब टी आर इंक्रीज हो रहा है, एम आर एंड ए आर दोनों डिक्लाइन हो रहे हैं। जब आपका टी आर मैक्सिमम है तो एम आर आपका 0 हो गया, ठीक है, और टी आर जब डिक्लाइन हो रहा है तो एम आर नेगेटिव। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ए आर कर्व डिमांड कर्व है एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इलास्टिसिटी ये सेंटर पॉइंट है आपका। तो जो आपका डिमांड कर्व हमने पॉइंट इलास्टिसिटी वाले मेथड में किया था ना, ये ए आर वो डिमांड कर्व, सेंटर में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी 1 होती है एज यू नाउ, पता है ना आपको, तो वो ये यहाँ पर इलास्टिसिटी आपकी 1 रहेगी। और जब आपका टी आर डिक्लाइन हो रहा है, नीचे वाले पोर्शन पे इलास्टिसिटी आपकी लेस देन 1 बनेगी, ऊपर वाले पोर्शन पे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 रहेगी, ठीक है। और वो फार्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वो भी देख लीजिए, दैट इज। आगे आए आपके कॉम्पिटिशन्स। तो ये मैंने स्मॉल में यहाँ पे सारे फीचर्स जो हैं ये कॉम्पिटिशन्स के दिए हुए हैं यहाँ पे। परफेक्ट कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, होमोजेनियस प्रोडक्ट्स, प्राइस इलास्टिसिटी इन्फिनिटी, प्राइस कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, ईज ऑफ एंट्री फ्री। मोनोपोलिस्टिक में नंबर ऑफ फर्म्स लार्ज, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड, प्राइस इलास्टिसिटी लार्ज, प्राइस कंट्रोल सम, ईज ऑफ एंट्री फ्री। ओलिगोपोली के 2 केसेस होते हैं, एक होमोजेनियस वाला प्रोडक्ट और एक डिफरेंशिएटेड वाले प्रोडक्ट के, ठीक है। और मोनोपोली नंबर ऑफ फर्म्स 1, नेचर ऑफ प्रोडक्ट यूनिक, प्राइस इलास्टिसिटी वेरी स्मॉल, प्राइस कंट्रोल वेरी लार्ज एंड देयर आर स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री। ये हैं आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशंस, MC इज इक्वल टू MR एंड MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स जब रेवेन्यू ज्यादा होता है कॉस्ट से, नॉर्मल प्रॉफिट्स जब रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू, लॉसेस जब एवरेज रेवेन्यू लेस होता है एवरेज कॉस्ट से, एंड दिस इज अ शट डाउन पॉइंट जब प्राइस लेस देन और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के होता है। ये डायग्राम्स के थ्रू मैंने सारा समझाया हुआ है। एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, परफेक्ट कंपटीशन में जो सप्लाई कर्व होता है ना, वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, ये देखिए मान लीजिए दिस इज, यहाँ पे मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये MC ये वाला पार्ट जो है ना, ये पार्ट मेरा सप्लाई कर्व बनेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर वाला जो MC कर्व है अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो शॉर्ट रन में जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, मिनिमम लॉस भी हो सकते हैं, बट लॉन्ग रन में सिर्फ तो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होते हैं, ठीक है। एंड प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल रहता है। और परफेक्ट कंपटीशन एक खाली ऐसा कंपटीशन है जिसमें हमारे पूरी तरह से ऑप्टिमम एलोकेशन होती है रिसोर्सेज की, क्योंकि हम एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पे प्रोड्यूस करते हैं, और इकोनॉमिक एंड टेक्निकल एफिशिएंसी इसमें हमारी मैक्सिमम होती है। डायग्रामेटिकली देख लीजिए, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अगर मैं प्राइस बढ़ा दूं प्रोडक्ट का इस एफिशिएंट प्राइस से, so this is my dead weight loss, जिसका फायदा कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स को नहीं मिल पाया, डेड वेट लॉस ये होता है मेरा। डायग्रामेटिकल ये क्वेश्चंस आपको, डेड वेट लॉस पे मेरी एक अलग वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। मोनोपोली का मतलब सबको पता है, एक चीज याद रखिए, मोनोपोलिस्ट कभी भी उस पॉइंट पे प्रोड्यूस नहीं करता जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है, ठीक है। ये फार्मूला एक देख लीजिए, ये वही फार्मूला जो मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला कुछ टाइम पहले करवाया था, उसको चेंज करके मोल्ड करके ये बना है, ठीक है। मोनोपोली इक्विलिब्रियम पर वहां पर होता है जहां पर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 थी, अभी हमने कर्व किया था, जब इलास्टिसिटी 1 होती है तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है एंड मार्जिनल कॉस्ट आपकी 0 होती है। मार्जिनल रेवेन्यू आना यहाँ पे थोड़ा ठीक कर लीजिए, आपका टोटल रेवेन्यू जहां पे मैक्सिमम था वहां पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू 0 था। मोनोपोली का कोई सप्लाई कर्व नहीं होता, इट इज MR इज इक्वल टू MC, MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो, वही सेम कंडीशंस है। और मोनोपोली भी शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी कमा सकता है, नॉर्मल भी और मिनिमम लॉस भी, बट लॉन्ग रन में मोनोपोली सिर्फ और सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ही कमाता है जब हमारा एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, ज्यादा होता है एवरेज कॉस्ट से, ठीक है। इसकी डायग्राम होगी स्ट्रेट। लॉन्ग रन में सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ही कमाता है
सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ही कमाता है मोनोपोली, नॉर्मल नहीं कमाता, याद रखिएगा। और लॉन्ग रन की कंडीशंस में इसका प्राइस ज़्यादा होता है एवरेज कॉस्ट से। यू कैन से एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। और अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात करूं तो यहाँ पे क्वांटिटी मैक्सिमम होती है, मोनोपोली में प्राइस मैक्सिमम होता है, ठीक है। मोनोपोली में ये देखिए इस तरह से डेड वेट लॉस अक्कर हुआ है, क्योंकि ये प्राइस ज़्यादा चार्ज कर रहा है ना ऑप्टिमम प्राइस से, तो यहाँ पे डेड वेट लॉस अक्कर हो रहा है, तो ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम से। इसके अलावा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में, जिसमें कंज्यूमर्स के पास बिल्कुल भी कुछ भी कंज्यूमर सरप्लस नहीं बचता, उनका सारा कंज्यूमर सरप्लस एक्सट्रैक्ट हो जाता है। फिर सेकंड डिग्री में थोड़ा सा कंज्यूमर सरप्लस उनके पास बचता है। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि डंपिंग, ठीक है, अलग अलग मार्केट्स में इलास्टिसिटीज पर डिपेंड करके प्राइस चार्ज करना, कि फॉरेनर्स को सस्ता बेच दो और अपने होम कंट्री में वो चीज़ महंगी बेच दो, है ना, वो चीज़। इंटर टेम्परल प्राइस क्या होता है कि टाइम के अकॉर्डिंगली पहले प्राइस कम कर देना, फिर प्राइस बढ़ा देना, ना, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम पर प्राइस चेंज करना। पीक लोड प्राइस, जब किसी चीज़ का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है तब उसका प्राइस ज़्यादा कर देना, और जब किसी प्रोडक्ट का यूज़ कम हो गया है तो उसका प्राइस कम कर देना, है ना, वो चीज़। मोनोपोली पावर की डिग्री, मोनोपोली पावर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के याद रखिए इनवर्स रहती है। लर्नर का मेयर P इज इक्वल टू MR, प्राइस माइनस मार्जिनल रेवेन्यू ओवर प्राइस, मोनोपोली पावर को मेयर करने का। एक ट्रिफन्स का मेयर होता है, इट इज द इनवर्स ऑफ द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेन्स का भी मेयर है मोनोपोली पावर का, प्राइस माइनस लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ओवर प्राइस। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आता है इसके बाद। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी हमारा प्राइस ज्यादा रहता है, जैसे कि मोनोपोली में भी प्राइस ज्यादा था, इसमें भी प्राइस ज्यादा रहता है। मोनोपोली के केस में जो हमारा डिमांड कब होता है, लेस इलास्टिक होता है, मोनोपोलिस्टिक के केस में ज्यादा इलास्टिक होता है, ठीक है। और एक्सेस कैपेसिटी का कंसेप्ट पाया जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ठीक है, एक्सेस कैपेसिटी का, क्योंकि इसमें हमारा एवरेज रेवेन्यू का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बट परफेक्ट कंपटीशन में वो हॉरिजॉन्टल था, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हमारा मोनोपोलिस्टिक होता है उसको लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, परफेक्ट को भी नॉर्मल होते हैं, मोनोपोली को सुपर नॉर्मल होते हैं, बट जो मोनोपोलिस्टिक है इसको भी नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होते हैं, और इसमें इकोनॉमिक एफिशिएंसी नहीं होती। ओलिगोपोली पर मैंने आपको सारे मॉडल्स पर मेरी इसी चैनल पर अलग वीडियो है, उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप ये ओलिगोपोली के मॉडल्स जो हैं वो पढ़ सकते हैं। मैंने बहुत ही डिटेल में अच्छे बेहतरीन तरीके से आपको वो मॉडल्स जो हैं इसी चैनल पर करवाए हुए हैं, सो यू कैन वॉच दैट मॉडल्स ऑफ ओलिगोपोली फ्रॉम दैट, ठीक है। तो बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको ये सारे मॉडल्स पढ़ाए हुए हैं, ठीक है जी। सो आगे आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है थ्योरीज, और उन किन किन इकोनॉमिस्ट ने वो थ्योरीज दी हैं। जस्ट ये, जैसे थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट में प्रोडक्टिविटी थ्योरी टर्गो ने दी है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी केन्स ने दी है, इसी तरह से वेज फंड थ्योरी JS मिल, रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी वाकर, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अनसर्टेनिटी थ्योरी नाइट ने दी है, रिस्क लर्निंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट हॉले ने दी है, रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वॉकर ने दी है, ये आपको पता होना चाहिए। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में इन 3 कंडीशन से क्वेश्चंस आते हैं। प्रोडक्शन की एफिशिएंसी, ये आपका टेक्निकल सब्सटीट्यूशन की बात कर रहे हैं, मैंने आपको अभी बताया था ना, अगर दिस इज इन द केस ऑफ सिंगल प्रोडक्ट फर्म एंड दिस इज इन द केस ऑफ मल्टी प्रोडक्ट फर्म, याद है अभी बताया था, वही है सेम इक्विलिब्रियम। ये कंजम्पशन के केस में इनडिफरेंस कर्व वाला कंसेप्ट लेंगे हम, वही है सेम जो मैंने अभी करवाया। दोनों में एफिशिएंसी देखनी है तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से उठा लो, सब्सटीट्यूशन यहाँ से उठा लो, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन दोनों की एफिशिएंसी बन गई। 3 कंडीशंस आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। सो पेरेटो ऑप्टिमिलिटी के केस में इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोप रहता है, ओरिजिन के कन्वेक्स होता है, PPC कनकेव होता है, याद रखिएगा। IC एंड इसोक्वेंट दोनों डाउनवर्ड होते हैं, बट PPC कनकेव होता है, ठीक है। पेरेटो एफिशिएंसी कभी अचीव नहीं हो सकती अगर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, हमेशा डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल्स होना जरूरी है, ठीक है। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन आता है कंपनसेशन क्राइटेरिया किसने दिया है, कैल्डर हिक्स ने दिया है,
है ना, कि अगर कोई बेटर ऑफ बनता है किसी सोशल चेन से और कोई वर्स ऑफ बनता है, तब इस चेन से सोशल वेलफेयर तभी बढ़ सकती है अगर जिसको गेन हुआ है वो दूसरे को कंपनसेट करते फिर भी पहले से बेटर ऑफ रही, है ना। और इसी का डबल क्रिटेरिया स्किटोवस्की ने दिया है, ये भी आपको याद रखना है। सोशल वेलफेयर फंक्शन किसने दिया है? बेर्गसन समल्सन में, जिसमें उसने कंसिस्टेंट वैल्यू जजमेंट्स की बात की है। बट इसको क्रिटिसाइज करके एरो ने इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम दिया, वो भी लिख लीजिए। ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का होता है लोकस ऑफ पेरेटो ऑप्टिमल पॉइंट, सारे पेरेटो ऑप्टिमल पॉइंट्स का लोकस, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाया हुआ है। सो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, पार्शियल इक्विलिब्रियम मार्शल ने दिया, जनरल इक्विलिब्रियम वालरस ने दिया, ठीक है। और यहाँ से आपको ये क्वेश्चन आते हैं जस्ट। नैश इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब ईच प्लेयर बिलीव्स दैट इट इज डूइंग द बेस्ट, इट इज गिवन द। नैश इक्विलिब्रियम में हम दूसरे की स्ट्रैटेजी को गिवन मान के चलते हैं, बट जो डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट स्ट्रैटेजी होती है, उसमें क्या होता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ अदर प्लेयर, दूसरा जो मर्जी करे हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। ईच प्लेयर बिलीव्स दैट इट इज डूइंग द बेस्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट अदर डू। नैश इक्विलिब्रियम गिवन, दैट मींस वो दूसरे की स्ट्रैटेजी को नजर में रख के, दिमाग में रख के काम कर रहे हैं। और डोमिनेंट स्ट्रैटेजी में क्या है कि दूसरा जो मर्जी करे इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट अदर डू, ये लिखा हुआ है। Firm A will adopt best strategy regardless of firm B will do. Nash equilibrium, firm A will adopt strategy given other strategy. तो इसके न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको अलग वीडियोस में करवाए हुए हैं, यू कैन वॉच फ्रॉम हियर। एग्जिस्टेंस, ये देखिए, जर्नल इक्विलिब्रियम के 3 केस होते हैं, एग्जिस्टेंस इक्विलिब्रियम, यूनिकनेस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। ये जो डायग्राम्स हैं ये आपको शो कर रही हैं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। और यहाँ पे ये फर्स्ट डायग्राम में स्टेबिलिटी शो हो रही है और दूसरी में अनस्टेबिलिटी शो हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्राइस बढ़ने से, यू कैन वॉच कि सप्लाई डिमांड से ज्यादा है तो प्राइस कम होके फिर नीचे आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड सप्लाई से ज्यादा है तो प्राइस बढ़ता रहेगा, तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। आई हैव एक्सप्लेन्ड दीज थिंग्स मैनी टाइम्स इन प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है। मल्टीपल इक्विलिब्रियम नहीं होने चाहिए, यूनिक होना चाहिए इक्विलिब्रियम, ठीक है। एडवर्स सिलेक्शन एंड मॉरल हैजर्ड। एडवर्स सिलेक्शन में मार्केट ऑफ लेमन्स की प्रॉब्लम हम पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कि गुड क्वालिटी कार्स ड्राइव बैड क्वालिटी कार्स ड्राइव गुड क्वालिटी कार्स आउट ऑफ द मार्केट। एडवर्स सिलेक्शन क्या है? असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के चलते बायर्स को नहीं पता था कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और प्रोड्यूसर्स के बाद में आकर उन्होंने बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स खरीद लिए। मॉरल हैजर्ड में क्या है कि मॉरल हैजर्ड में नैतिकता का खंडन, कि यू कैन से कि जब हम किसी चीज़ की इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो उसके बाद हमारा उस चीज़ को लेके बिहेवियर बदल जाता है, रेकलेस ड्राइव करना शुरू कर देते हैं कार इंश्योरेंस के बाद। डीपली ये कंसेप्ट पर भी मेरी एक अलग वीडियो है, यू कैन वॉच। ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मैंने यहाँ पे कंसेप्ट मेंशन किए हैं जो कि मेरे यूजीसी नेट जेआरएफ की बुक में मेंशन है, ठीक है, तो वहाँ से भी आप ये देख सकते हैं। सो आज की वीडियो में जस्ट एक ब्रीफ सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसके बारे में, तो क्या क्या इसमें कंसेप्ट्स हैं, किन कंसेप्ट्स को आपको मेरी वीडियो से पढ़ना है, क्या कंसेप्ट्स जो हैं कोई इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसके माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन आपकी इस वीडियो से काफ़ी अच्छी हो गई होगी, ठीक है, और साइमल्टेनियसली थोड़े बहुत आपने नोट्स भी बनाए होंगे। इसके अलावा अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप व्हाट्सएप करके जो क्वेरीज हैं आप ले सकते हैं प्लस कोर्स के रिगार्डिंग, या सिंपली आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के थ्रू मेरा कंप्लीट यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का कोर्स डिटेल में आप पढ़ सकते हैं A to Z। बहुत अच्छे रिजल्ट से हर बार लर्नर्स हमारे कोर्स से पास होते हैं। और इसके अलावा अगर आप फ्री क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक भी दिया गया है, वहाँ उसे आप फॉलो करेंगे तो डेली जो फ्री क्लासेस होती हैं उनके लिंक्स आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा मेरी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की बुक भी है, उसको बाय करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप मेरी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की बुक भी ले सकते हैं। सो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा सेशन को मैक्सिमम। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।